चलो भाई, ये चैप्टर का लास्ट वीडियो है। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद में। देखो, हम लोग अभी पढ़ने वाले कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम, मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स है जो डिपॉजिटरी सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। ओके, पहले क्या लिखा है? डिपॉजिटरी सिस्टम को पूरा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? डिपॉजिटरी खुद होता है कि नहीं होता है? अपन ने पढ़े, याद है? एनएसडीएल और सीडीएसएल दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो अपॉइंट की गई है, बनाई गई है, जो कंपनियों के बिहाफ में, यानी कंपनी के बिहाफ में शेयर्स को, डिबेंचर्स को, सिक्योरिटीज को इशू करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। देखो लिखा है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक, जैसे आरबीआई है हमारे यहाँ पर, जहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर सिक्योरिटीज को हेल्ड करते हैं। किसकी रिक्वेस्ट पर? इन्वेस्टर्स की रिक्वेस्ट पर, और फिर इन्वेस्टर्स की रिक्वेस्ट पर उसको ट्रांसफर कर देते हैं। वो अलग बात है कि ये काम ये खुद नहीं करता है, इनके थ्रू करवाता है, जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं इसको। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई जो सेंट्रल बैंक की तरह काम करती है। फिर क्या लिखा है? इट ऑल्सो प्रोवाइड डिफरेंट सर्विसेज रिलेटेड टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन। जैसे कोई शेयर खरीद रहा है तो उसका अलग सर्विस होता है, डिबेंचर का अलग सर्विस होता है। एडीआर जीडीआर को लेके आपने पढ़ा फॉरेन डिपॉजिटरी, तो अलग अलग। कोई म्यूचुअल फंड पे पैसा लगा रहा है, ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ इन्वेस्टर सिक्योरिटीज, है ना। फॉर्जरी नहीं हो सकती, फ्रॉड नहीं हो सकता, चोरी नहीं हो सकती, तो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। देयर इज नो डायरेक्ट एक्सेस ऑफ इन्वेस्टर विद द डिपॉजिटरी। इन्वेस्टर मतलब मैं और आप, हमको अगर डिपॉजिटरी में डायरेक्ट एक्सेस करना है तो नहीं कर सकते, हमें किसके थ्रू जाना पड़ता है? डीपी के थ्रू, है ना। हमें आरबीआई में डायरेक्ट कहाँ एक्सेस कर सकते हैं? हम कमर्शियल बैंक्स के थ्रू जाते हैं, है ना। ये कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में काम करता है एज ए लिंक। देखो ना, ये डिपॉजिटरी, ये कंपनी, एक लिंक हुआ ना, और इन दोनों के बीच में लिंक कौन हुआ? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। एडिशनल, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको पता याद है कि दो डिपॉजिटरीज होती है इंडिया में, एक एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और एक सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड, जो दोनों काय में रजिस्टर्ड है? सेबी के अंडर, है ना। इनको कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना पड़ता है क्योंकि कंपनीज के बिहाफ में काम कर रहे हैं। इनको रजिस्टर्ड अंडर डिपॉजिटरी एक्ट, अंडर सेबी एक्ट, एंड एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना पड़ता है इनको सेबी से, ये भाई हम बिजनेस स्टार्ट करें या ना करें। इनके खुद के बायलॉज भी होते हैं। व्हाट इज द बायलॉज? ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस इनके। ये लोग डायरेक्ट डील नहीं करते ना इन्वेस्टर से, इसलिए ये लोग क्या करते हैं? एक से ज्यादा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से टाई अप कर लेते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है आपको पता? बैंक, ठीक है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े? अपन ने सब पढ़े ना। इनके पास में एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिससे वो आपके ट्रांजैक्शन को सेफगार्ड रखेंगे और मैनिपुलेट होने से, मतलब फ्रॉड होने से बचा सकते हैं, ठीक है। और सेबी वैसे भी देखो एक ऑटोनोमस बॉडी है दोस्त, तो उसका काम है आपकी सेफ्टी। आप मतलब कौन? इन्वेस्टर। डिपॉजिटरी किस किस तरीके से फॉर्म हो सकती है ना। पीएफआई मतलब पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मैंने पढ़ाया था आपको एसएफसी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, आईएफसीआई। बैंक भी हो सकता है ना। फॉरेन बैंक्स भी हो सकते हैं, आपने पढ़ा फॉरेन डिपॉजिटरी। या फिर कोई रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज भी काम कर सकता है एज ए डिपॉजिटरी, जैसे कि एनएसई और बीएसई, है ना। यानी ये लोग मिलके भी एक डिपॉजिटरी तैयार कर सकते हैं, ओके, एनएसडीएल और सीडीएसएल के अलावा। या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो इसी प्रकार की सर्विसेज में इन्वॉल्व है ना। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल मुथूट फाइनेंस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन हो गया, है ना। या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया आपने? फॉरेन कंट्री में, जो इसी प्रकार की सर्विसेज बाहर दे रहा है। कौन कौन सी प्रकार की सर्विसेज? सिक्योरिटी को रखना, क्लियरेंस ऑफ पेमेंट, याद है क्लियरेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? पैसे को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। सेटलमेंट सर्विसेज इन सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट का मतलब क्या होता है? शेयर मार्केट। किसकी परमिशन से? सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से। किसकी परमिशन से? सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया के बाहर है, उसको भी हम ये काम दे सकते हैं, जो एडीआर जीडीआर या फॉरेन इन्वेस्टमेंट में ऐसे डिपॉजिटरी काम कर सकता है। या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो ऑलरेडी इन कामों में इन्वॉल्व है, अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि नाबार्ड हो गया। एग्जांपल दे रहा हूं, नाबार्ड नहीं है बट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, सिडबी टाइप का कुछ, ये सब एज ए डिपॉजिटरी काम कर सकते हैं।
डिपॉजिटरी कौन होता है? नेम टू द रजिस्टर ओनर ऑफ सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ, अब भी तो पढ़ाया आपको कितनी बार, इन्वेस्टर के बिहाफ में सिक्योरिटीज को होल्ड करना। और इन्वेस्टर को हम लोग क्या कहते हैं इसमें? बेनिफिशियल ओनर, बिकॉज दे आर बेनिफिटेड बाय द सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटरी, है ना। कौन कौन से कानून को फॉलो करना जरूरी है डिपॉजिटरी को? सेबी एक्ट, सेबी डिपॉजिटरी इन पार्टिसिपेंट एक्ट, बाय लॉज, इनके खुद के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, और कंपनीज एक्ट 2013। अब ये तो हुआ डिपॉजिटरी, जो हमसे जिसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है बट कंपनी से है, वो हमारे बिहाफ में कंपनी से डील कर रहा है। बट ये मेन इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू हम लोग अपना अकाउंट खोलते हैं। कौन सा अकाउंट? तो लिखा मैंने, ये डिपॉजिटरी का एजेंट है, याद है मैंने डायग्राम बनाया था, डिपॉजिटरी, डीपी, हम लोग, बेनिफिशियल ओनर और कंपनी, बराबर है ना। ये रजिस्टर्ड होते हैं अंदर सेबी एक्ट, मतलब हर बैंक, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीपी नहीं हो सकता ना, आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, है ना। ये एक इंटरमीडिएट है बीच में, है ना, याद है, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और इन्वेस्टर, कंज्यूमर इन्वेस्टर, ये लिंक की तरह काम करता है। यहीं तो अकाउंट खोलते हैं हम लोग। ये डायरेक्टली काय में डील करता है कस्टमर से, उनको समय समय पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भेजते रहेगा कि कितने शेयर्स है, कितने डिवेंचर्स है, कितना पैसा आया डिविडेंड के रूप में, नहीं आया, बैंक की तरह काम करेगा। और ये डीमैट को बढ़ावा देता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट, और अकाउंट हम यहीं खोलेंगे अपना। जो भी पैसा आएगा आपका, किस रूप में आएगा पैसा, चलिए बोलो, अपने आप क्रेडिट हो जाएगा इस अकाउंट में, है ना। ये जो भी शेयर्स मिलेंगे आपको अपने आप क्रेडिट हो जाएंगे। कौन से अकाउंट में की बात कर रहा हूं मैं? डीपी के पास जो अकाउंट है आपका, डीमैट अकाउंट, ठीक है। इंस्टेंट ट्रांसफर भी हैंडल करता है, जैसे कि आपको किसी का डिविडेंड मिला और आपने उस डिविडेंड को किसी और को ट्रांसफर कर दिया। आपको किसी को इंटरेस्ट मिला, जैसे आपने किसी कंपनी पर डिवेंचर खरीदे, तो वहां से क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट। तो इंस्टेंटली आपके वो उस अकाउंट से किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब कौन कौन डीपी की तरह काम कर सकते हैं, फटाफट पढ़ो। पहला क्या है? फिर बैंक, फिर अप्रूव्ड बैंक, जिनको हम क्या बोलते हैं? फॉरेन डीपी, ओके। फिर कस्टोडियंस, जिनको हमने अपॉइंट किया है अपने फॉरेन मार्केट को लुकअप करने के लिए, जो फॉरेन मार्केट पर एसेट्स और फंड को हैंडल करते हैं, कस्टोडियन बैंक बोलते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स, रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। व्हाट आर द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन? जैसे कि आरबीआई वन ऑफ द क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस है, जो दो बड़े ट्रांजैक्शंस को क्लियर करता है, याद है पढ़ाया था, दो बड़े बैंकों के ट्रांजैक्शंस को। एनबीएफसी तो पढ़ चुके हम, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। और रजिस्ट्रार, ये एक व्यक्ति को आप अपॉइंट कर सकते हो जो एज ए शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट किया जाता है कंपनियों में, वो एज ए डीपी काम कर सकता है ना। क्लियर है? देखो, ये स्टॉक ब्रोकर इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है और इंडिविजुअल भी हो सकता है। सेम रजिस्ट्रार एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है और एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। सुनिए बात, ये वो रजिस्ट्रार नहीं आरओसी वाला, ये सब एज ए डीपी काम कर सकते हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन समझा, जो बड़े इंस्टीट्यूशन के ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करे। तो मैंने कहा आरबीआई अपनी एग्जांपल देने की कोशिश किया। आगे क्या लिखा है? इन्वेस्टर्स के अकाउंट्स को हैंडल करना, और इनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है। क्यों? अब कितने सारे बैंक होते हैं हमारे, जैसे एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, अब ये सब डीपी है मान लो, सबका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होना। दूसरी बात, एचडीएफसी की कितनी सारी ब्रांचेस होंगी, उनका भी एक, और हर ब्रांच में जरूरी नहीं है कि वो सेम फैसिलिटी दे पाए, गाँव देहात में भी जो होती है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है पहचानने के लिए। बेनिफिशियल ओनर, यानी हम जिसको सर्विस मिल रही है, किसकी, हमारे बहुत सारे राइट्स है, हमें बेनिफिट्स हैं जो, और हमारी कुछ लाइबिलिटीज भी है, ठीक है, किसके प्रति? द बेनिफिशियल ओनर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज, हम या तो क्लाइंट होंगे ऑफ डिपॉजिटरी या डीपी, दोनों, इसके डायरेक्ट क्लाइंट, इसके इनडायरेक्ट क्लाइंट, ठीक है। हमको क्या ओपन करना पड़ता है, किसके पास, बोलते जाओ, किस फॉर्म में, है ना, उसके लिए क्या पे करने पड़ेंगे हमें, किसको? सिंपल, ओके। यूनिक अकाउंट नंबर मिलता है आपको, और उस पर आप क्या रखते हो? एक पासवर्ड, और वो पासवर्ड सिर्फ आपके पास होता है, इन्वेस्टर के पास। इन्वेस्टर्स प्राइवेसी 24 घंटे में कभी भी हैंडल कर सकते। लास्ट में कौन है? कंपनी, पढ़ाया था ना। कंपनी कौन है भैया? यही तो है जो सिक्योरिटीज को इशू कर रही है, किस फॉर्म में? डीमैट फॉर्म में। और किसी न किसी
डिपॉजिटरी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि डिपॉजिटरी हमारे वैसे ही बहुत कम है और दो तो बहुत बड़ी वाली है, NSE और TCTSL, तो मल्टीपल कंपनियां उससे रजिस्टर्ड हो सकती है और हर कंपनी डिफरेंट डिपॉजिटरी से रजिस्टर्ड हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ कॉन्सेप्ट्स, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ, जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको सिक्योरिटीज कन्वर्ट की जाती है। देखो फिजिकल फॉर्म को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को क्या बोलते हैं, तो कन्वर्जन जब होता है तब उसे बोलते हैं डीमैट। ठीक है, क्लियर है। तो क्या करोगे आप, जैसे मान लो अपने फिजिकल फॉर्म में शेयर्स खरीदे, ठीक है, तो क्लाइंट क्या करेगा, जल्दी बोलो, अपने क्या लिया आएगा, किस फॉर्म में कन्वर्ट कराने के लिए, किसके पास, तो उसको एक रिक्वेस्ट करेगा, वो तो क्या भेजेगा कि प्लीज मेरे फिजिकल सर्टिफिकेट को क्या में कन्वर्ट कर दो, डीमैट में। डीपी के पास वो रिक्वेस्ट दी, कही ना, वो रिक्वेस्ट किसको जाएगी, फिर वो रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, कंपनी को, यही तो होगा ना। फिर कंपनी कंफर्मेशन देगी और ये रिवर्स होगा, फिर वो किसको बोलेंगे कि हाँ कन्वर्ट कर लो, फिर ये किसको बोलेंगे, डीपी को, और डीपी का डीमैट अकाउंट खोल देगा, किसका, इन्वेस्टर। डीआरएफ समझ रहा है, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, इसकी 3 कॉपी होती है डीआरएफ की, एक कॉपी इन्वेस्टर के पास रहती है, एक कॉपी डीपी के पास होती है और एक कॉपी डिपॉजिटरी के पास होती है। डिपॉजिटरी के पास ओरिजिनल कॉपी जाती है और यही फिर किसको रहता है, वो कंपनी को, फिर ये रिवर्स प्रोसेस होती है, कंपनी हाँ बोलेगी तो ऐसा। समझा पक्का जो मैंने बोला। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, जब आपने फिजिकल में ऑलरेडी खरीद के रखा है और वो कन्वर्ट कर रहे हो, अगर आपने खरीदा ही डीमैट में तो फिर ये दिक्कत ही नहीं है, फिर ये सब रिक्वेस्ट फॉर्म क्यों भेजेंगे हमको, फिर तो डायरेक्ट डीमैट अकाउंट खोल लेंगे डीपी में। समझेगा क्या बोला भाई मैंने, क्या बोला, आप एज एन इन्वेस्टर जिसने फिजिकल फॉर्म में खरीदा था, आप डीआरएफ रिक्वेस्ट फॉर्म भेजते हो किसको, डीपी को, उसकी 3 कॉपी होती है, एक आपके पास रहती है, एक इसके पास रहती है और एक जाती है डिपॉजिटरी के पास, और जो डिपॉजिटरी के पास जाएगी उसमें डीपी क्या लिख देता है, सरेंडर, कि भैया ये अपने फॉर्म को सरेंडर कर रहा है फॉर डीमैट के लिए, यानी ये फिजिकली हैंडल नहीं करेगा, और फिर ये किसको देते हैं, कंपनी को। फिर कंपनी डिसाइड करती है कि डीमैट में कन्वर्ट करना है या नहीं, फिर कंपनी अगर हाँ बोल देगी तो ये इन्फॉर्मेशन ऐसे पास आउट होगा। ठीक है, रीमेटेरियलाइजेशन का मतलब क्या होगा, जल्दी बोलो। आप डीमैट में थे मगर अब आपको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सेम प्रोसेस तो वही है, देखो लिखा ना, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से क्या में कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि कंपल्शन नहीं है ना, तो फिलहाल मतलब ओपन करना तो गया, तो उसके लिए रिटर्न रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। क्या फॉर्म का नाम क्या है, किसको जाएगा, वही उल्टा, ओरिजिनल कॉपी डीपी किसको भेजेगा, उस पर क्या लिख देगा, सरेंडर फॉर रीमैट, एक कॉपी खुद के पास रखेगा, एक कॉपी जो रिक्वेस्टर है उसके पास, फिर किसको भेजेंगे, वो सब इशूअर को, मतलब कंपनी को, कंपनी प्रिंट करवाएगा सर्टिफिकेट्स पर वापस भेजेगा, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं रहेगा ना, प्रिंट करवाएगा पूरे सर्टिफिकेट, क्या क्या, शेयर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स, बहुत सारी चीजें, डिविडेंड वारंट्स, वो किसको भेजेंगे, वो किसको भेजेगा, और आखिर में वो किसके पास आएगा। समझा लॉजिक क्या है, ये इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं अपने को 2 नंबर। फंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें आप पहचान नहीं पाते कि कौन सी 2 चीजें अलग अलग है। जैसे आपके पास में 2 नोट रखे सामने 10 के, तो 2 10 के नोट है, नया है पुराना है जो भी है, सिक्का भी रखा है तो वैल्यू तो सेम है, दैट इज फंजिबिलिटी। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योरिटी खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली तो सर्टिफिकेट ही होता है, तो आप पहचान नहीं पाते। और याद है अपन जब फिजिकल पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे, उसमें डिस्टिंक्टिव नंबर, हमें पता होता था कि 101 नंबर का शेयर कौन सा है, 102 नंबर का कौन सा है, उनके नंबर। इलेक्ट्रॉनिक में पॉसिबल नहीं। फंजिबिलिटी का मतलब क्या लिखा इसमें, लैंड इज नॉट फंजिबल, एवरी यूनिट ऑफ लैंड हैज यूनिक क्वालिटी व्हिच एड्स और रिड्यूस इट्स वैल्यू। जमीन का जो टुकड़ा होता है ना, हर टुकड़े की अपनी अपनी वैल्यू होती है, तो लैंड फंजिबल नहीं है। यानी आप ये नहीं बोल सकते कि सेम पीस ऑफ लैंड है सेम वैल्यू। अब मान लो ये हिस्सा हाईवे की तरफ है, ये हिस्सा किसी स्कूल की तरफ है, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। मगर करेंसी नोट जो है वो फंजिबल है, वाई, अभी तो बताया 10 का नोट और 10 का सिक्का, आप दोनों में से कुछ भी तो वैल्यू सेम है, इंटरचेंज भी कर लोगे तभी वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो सर्टिफिकेट इशू होता है ना, उसकी वैल्यू नंबर पे इशू नहीं होता, सिर्फ नाम पे होता है, मतलब कोई डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता। आपने 1000 शेयर भी खरीदा है तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के शेयर सर्टिफिकेट को ट्रांसफर करो, वो एक ही नंबर का माना जाएगा। लिखा है ना इसमें, ठीक है। सेम कंपनी सेम क्लास, जैसे कि इक्विटी शेयर हैव सेम वैल्यू नो मैटर हु ओन देम, किसके पास है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यू सेम रहेगी। अब 10 का नोट किसी के भी पास होगा, वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना। मगर हाँ, ये जमीन किसी और के पास जाइए, उस पर क्या काम हो रहा है, उससे वैल्यू चेंज हो सकती है। इंटरचेंजेबल, आसानी से किसी के भी पास जा सकते हैं। और आप 2 सिक्योरिटीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि सिमिलर है ना, एक तो अलग अलग सर्टिफिकेट नहीं है किसी के भी, नो डिस्टिंक्टिव नंबर, नो सर्टिफिकेट नंबर, क्लियर, नो फोलियो नंबर। आपको पूछ सकता है व्हाट इज फंजिबिलिटी।
सो फंजिबिलिटी मतलब द वैल्यू ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज, सेम वैल्यू ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज विच हैज नो डिस्टिंक्टिव नंबर, नो आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑल आर सेम। अब ये क्या है? ISN, ISIN। हाँ, अब ये क्या देखो क्या है? ISIN नाम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो तो क्या लिखा है? इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब जब या तो बाहर से सिक्योरिटीज खरीदते हैं या बाहर बेचते हैं, स्पेशली बाहर जब आप बेचते हैं या इशू करते हैं, बेचते हैं ADR GDR पढ़े हो ना, तो ISIN आपको इशू करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है? ये वो कोड है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी सिक्योरिटीज को आपने फॉरेन में इशू किया या ट्रेड किया। अब बहुत सारी सिक्योरिटीज है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, फलाना ढमकाना, ADR GDR। ISIN in any country are allotted by, और हमारे यहाँ पर ये नेशनल नंबरिंग एजेंसी कौन है जो सिक्योरिटीज को नंबर देके रखा है उन्होंने? अभी अपन पढ़ेंगे अभी से भी, है ना। ये एक नंबर इशू करते हैं कि कौन कौन से फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट हुआ या हमने कौन कौन सी फॉरेन कंट्रीज में अपनी सिक्योरिटीज को इशू किए। बट हम तो बाहर का ही बात कर रहे हैं ना, हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं। तो बाहर से जो भी सिक्योरिटीज आ रही है उसका एक नंबर होता है, वो नंबर इशू कौन करेगा? हमारे यहाँ पर सेबी। कि भाई बाहर का डिपॉजिटरी है, मतलब बाहर के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं डीमैट फॉर्म में, पहचानने के लिए कि बाहर से कौन कौन सी सिक्योरिटीज खरीदी जा रही है। और द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन करेंटली डिफाइंड, मतलब ये जो ISIN है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी हैंडल किया जा रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब फॉरेन कंट्रीज में अगर आपको डीमैट फॉर्म में कुछ इशू करना है या फॉरेन कंट्रीज की इशू की हुई चीज को इंडिया में अगर डीमैट फॉर्म में खरीदना है, उसका अपना एक स्टैंडर्ड होता है, एक तरीका होता है, एक यूनिक कोड्स होते हैं उन सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने के। तो इंडिया में अगर आपको ये इशू करना है ना, तो ये काम किसको दिया गया है? और ये काम इन्होंने किसको दे दिया है? NSDL को, फॉर डीमैटेड शेयर्स, है ना, जो सेबी के लिए काम करता है एज ए नेशनल नंबर एजेंसी। अभी अपन ने ऊपर पढ़े, जो नंबर्स प्रोवाइड करता है उन सिक्योरिटीज को जो बाहर की है, फॉरेन, ठीक है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर इशू की जा रही है बाहर, या गवर्नमेंट के बिहाफ में बाहर इशू की जा रही है, तो उनके नंबर्स कौन प्रोवाइड करेगा? मतलब उनके यूनिक कोड RBI। ये जो नंबर है ये कितने डिजिट का होता है और अल्फा न्यूमेरिक होता है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। देखते हैं 3 पार्ट। और ये देखो, जब भी कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी तो ये नंबर रहेगा उसमें। तो कैसे डिसाइड होगा? देखो, 12 डिजिट का नंबर है, अल्फा न्यूमेरिक ID कोड है, 3 कंपोनेंट होते हैं उसके, प्रीफिक्स, बेसिक नंबर, चेक डिजिट। प्रीफिक्स में क्या है? कंट्री कोड होता है। बाहर इशू कर रहे हो ना, तो अमेरिका वालों को कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंट्री की सिक्योरिटी है? तो उसमें IN लिखा रहेगा। अगर श्रीलंका करता तो SL, लॉजिक समझ रहे, चाइना करता तो CH। हम बाहर कर रहे हैं ना इशू सिक्योरिटीज को डीमैट फॉर्म में, तो कंट्री कोड रहेगा। जो कंट्री कोड किसने दिया आपको? इन लोगों ने। इंडिया का कंट्री कोड क्या है? IN। बेसिक नंबर जो बीच वाला पार्ट है वो 9 अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स। अल्फा न्यूमेरिक तो समझ लीजिए आपको, ABCD 1 2 3। और आखिरी का जो है चेक डिजिट एट द एंड ऑफ द ISN, वैलिडिटी के लिए कि ये ISIN नंबर कोई और यूज तो नहीं कर रहा है, ऑलरेडी इशूड तो नहीं है, और एक टाइम पीरियड के लिए इशू होता है, इसलिए वैलिडिटी देखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट 2 कंट्री कोड, थर्ड कैरेक्टर क्या है उसका, किन लोगों ने इशू किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, यूनियन टेरिटरी ने, किसी कंपनी ने, या किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, म्यूचुअल फंड, है ना। इस सब अलग अलग सिक्योरिटी इशू करते हैं। 4 to 7 कैरेक्टर्स क्या है? कंपनी आइडेंटिटी, कि भैया वो पब्लिक है कि प्राइवेट है कि OPC है। 4 to 7 PLC है, PVL है, OPC है। उसमें फर्स्ट ये 4 to 7 रहेंगे, मतलब 4th वाला, 5th वाला, 6th में से पहले 3 रहेंगे न्यूमरिक और चौथा रहेगा अल्फा। इट्स लाइक 1 2 3 A, समझा? कंपनी आइडेंटिटी के लिए तो 1 2 3 A को मान लो हम मानते पब्लिक कंपनी, तो फॉर एग्जाम्पल पब्लिक, अब वहां लिखा है फॉर एग्जाम्पल 4 5 6, है ना, B, तो दैट इज प्राइवेट कंपनी, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। और 8 और 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सिक्योरिटी टाइप। कौन सा है भाई? इक्विटी शेयर विद इक्वल वोटिंग राइट्स है, डिबेंचर है, कौन सा डिबेंचर है, कौन सा प्रेफरेंस शेयर है ना। सिक्योरिटी टाइप दिए हुए हैं, जैसे कि लिख रहा है 1 पे क्या आ गया? पोस्ट ऑफ 2 पे ये 3, 12 पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इस तरीके से। 10th और 11th कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सीरियली इशूड फॉर ईच सिक्योरिटी ऑफ द इशूअर ऑफ द एंटरिंग द सिस्टम।
सीरियल नंबर्स होते हैं। व्हाट इज इट? जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहला सीरियल नंबर मिलेगा। जैसे फॉरेन कंट्रीज में आपने इशू किया था, जिसका पहला एप्लीकेशन होगा उनको वैसे सीरियल नंबर्स दिए जाते हैं सिक्योरिटी के हिसाब से। और लास्ट डिजिट इज अ डबल चेक डिजिट। व्हाट इज दैट मीन? इस तरीके से आएगा। देखो क्या लिखा, देखो पहले कोड, फिर सिंगल डिजिट, फिर 4 डिजिट, 1 2 3, ऐसे डिवाइडेड है 12 पार्ट्स। IN क्या हुआ? कंपनी, इशूअर कंपनी कौन पढ़े ना, इतने सारे इशूअर हैं, वो ये आपके सामने। आइडेंटिटी ऑफ कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक, स्टैट्यूटरी, 002 है। मैंने 3 अल्फा होते हैं, 3 न्यूमेरिक होते हैं, 1 अल्फा होता है। फिर कौन सा है भाई, इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो क्या, तो उसका कोड होता है सिक्योरिटी का। फिर सीरियसली इशूड रिलेटेड सिक्योरिटी, और आखिरी में चेक डिजिट। ये कोड नंबर होता है, ये कुछ भी डाल सकते हैं किसी भी नंबर पर, सिंगल डिजिट ही होगा वो। ये सीरियली का मतलब समझा? पहले किसको इशू किया, फिर दूसरा किसको इशू किया, तीसरा किसको इशू किया, पहले कौन सी सिक्योरिटी इशू किया। हो सकता है ना मल्टीपल सिक्योरिटी इशू कर रही है कंपनी, है ना। तो जैसे इक्विटी शेयर में लिखा 1, मतलब पहले ये इशू हुआ, फिर प्रेफरेंस पेमेंट 2, तो दूसरा ये सीरियली नंबर 2। ये आपको कोर्स में है नहीं, कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आपको इस पर क्वेश्चन आ सकता है बहुत। आइए फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, कौन इशू करता है? इंडियन इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज, जब हम सिक्योरिटीज को बाहर इशू करते हैं, है ना। तो कौन कौन सी सिक्योरिटीज होती है, किस किस को इशू कर रहे हैं, उसका एक कोड है, इसका कोड है जो ये इशू करते हैं, है ना। फर्स्ट टू कोड क्या बोलते हैं, कौन सी कंट्री, देन किसने इशू किया। समझा मैंने क्या बोला? IASN बेसिकली जो कंट्री फॉरेन मार्केट पर सिक्योरिटीज को डीमैट फॉर्म में इशू करती है, तो उसको, उस हर सिक्योरिटी को या उस प्रोसेस को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड से पहचाना जाता है ना। तो वो 12 डिजिट का होता है। तो कैसे उसको बाइफरगेट किया गया वो है, फर्स्ट टू बताता है कौन सी कंट्री है, फिर बताता है थर्ड कैरेक्टर के किस प्रकार की कंपनी ने उसको इशू किया है, इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट 4 बताते हैं कि उन कंपनी में कौन सा प्रकार है, मतलब अलग अलग कंपनियां होती है ना, लाइक कंपनी बाय लिमिटेड, बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर। उसमें 4 वो होते हैं, शुरू के 3 न्यूमेरिक होंगे, बाकी का अल्फा। 8 और 9 क्या बताते हैं, किस प्रकार की सिक्योरिटी, जो हमने भी पढ़े। 10th और 11th क्या बताते हैं, सीरियल नंबर, कौन सी सिक्योरिटी को पहले इशू किया गया है। और लास्ट क्या होता है, चेक डिजिट नंबर, जो एक सिंगल कोड का होता है। ये हो गया चैप्टर खत्म। अच्छे से पढ़ना, डायग्राम देखा जो मैंने बनाया, समझना उसको। और प्लीज इसमें 2-3 ही टॉपिक है, इसको तुरंत देखने का, तुरंत लिख के खत्म करने का, तुरंत कंपलसरी एक क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो बाय।